हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग पर डे जो हम लोग का एक सेशन चल रहा है, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानकारी भी आप लोग को है कि हम लोग एक बीटीएससी जेई के रिलेटेड डेडिकेटेड बैच, जो कि ओनली फॉर बीटीएससी जेई को रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जो कि आने का एक्सपेक्टेड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रहता है। उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अभी तक फ़िलहाल में 3 दिन मतलब डे थर्ड तक वीडियो अपलोडेड है सक्सेसफुली। आप लोग अगर जो भी मेरे ऑडियंस हैं अगर नहीं देखे होंगे, और जो भी नए ऑडियंस हैं नहीं देखे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर जाके देखें। क्योंकि देखिए, इस बार एक सीट आपको पक्का करनी है। जो मैं बोल रहा हूँ, जिस डेडिकेशन से बोल रहा हूँ, उस डेडिकेशन से मैं लगा हुआ हूँ, और आप कितना लगे हुए हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है? इसलिए जब हम रेडी हैं तो आपको भी रेडी होना पड़ेगा। जब हम तैयार हैं आपको बनाने के लिए, तो आपको बनने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? इसी के साथ चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है? देखिए, एक क्लास स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, एक थोड़ा सा कहानी शायरी के तौर पे। ठीक है? देखिए क्या है ना, हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा जिसकी संघर्ष जारी है। बहुत, ये जो वर्ड है ना, इतिहास वही बनाएगा जिसकी संघर्ष जारी है, ये वर्ड बहुत ही अपने आप में एक अलग लेवल का, मतलब समझ रहे हैं ना? बस वही है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है ये, मतलब जब बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है ये। ठीक है? तो इसी वर्ड के साथ थोड़ा सा अपना, मतलब अपने आप को थोड़ा सा उस उस एरिया में ढाल लें। ठीक है? कि हमको जब संघर्ष करना है तो संघर्ष करना है और इतिहास हमको लिखना है। ठीक है? जब शुरुआत कर दिए हैं तो रुकना भी कहीं नहीं है। ठीक है दोस्तों? इसी के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। हाँ, बताइएगा आप लोग भी। इन ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूडीएल लोड बिटवीन 2 पॉइंट? बताइए। इन ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हाट विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूडीएल लोड बिटवीन 2 पॉइंट? देखिए, इसमें कंफर्म नहीं किया है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर और कोई बीम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ ये बोल दिया कि 2 पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट, इट मीन से कि आपको समझना पड़ेगा ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो अच्छा, चलिए हम लोग देखते हैं। एक मेरा ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है? जिसपे इंटायर स्पान यूडीएल है। ठीक है? यूडीएल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो हम लोग जानते हैं, मेरा यूडीएल है, इसका आपका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा जी? ये मेरा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है? और हम अगर इसका बात करें कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप लोग को बहुत अच्छा सा आप लोग जानते होंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका पाराबोलिक बनेगा। ठीक है? इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है? इसका जो बीच का जो ये रहता है, कितना रहता है? WL²/8 होता है। और ये कितना होता है? WL/2 होता है। ये निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है। तो इट मीन्स क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि इन ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हाट विल रिप्रेजेंट दी यूडीएल लोड बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो मेरा यूडीएल बन रहा है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट क्या मतलब बेंडिंग मोमेंट किस टाइप का बन रहा है? पाराबोलिक बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है, इंक्लाइन बन रहा है, क्यूबिक क्यूबिक कर्व बन रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है? पाराबोलिक बन रहा है। ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इसका आंसर किए होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। द कंडीशन टू बी क्वालिफाई ए लेटरली रिस्टेन बीम, द कंडीशन टू क्वालिफाई ए लेटरली रिस्टेन बीम, जिसका दो स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है? तो देखिए क्या, और इनमें से क्या पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन है, कौन गलत है, मतलब सही नहीं है। ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बीम अगर लेटरली रिस्ट्रेन है, ठीक है, लेटरली रिस्ट्रेन है, इट मीन्स वो बीम, इट शुड बी, ये क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट बोल रहा है कि इट शुड बी बकलिंग लेटरली,
याद रखिएगा, जब भी कोई बीम आपका लेटरली कन्फाइंड है, लेटरली रिस्टेंड है, तो वो बीम कभी भी ना ही कंप्रेसिव में वो बकल होगा, ना ही वो लेटरली बकलिंग होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। ठीक है, याद दीजिएगा, याद करिएगा। और ये जो स्टेटमेंट सेकंड दिया है क्या है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये मेरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इन केस ऑफ वाइब्रेशन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, ये तो जानते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ क्या क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है। तो मेरा जो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग आंसर, मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस, इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन ए हाईवे। ठीक है, एक हाईवे का डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो हाईवे टू अकोमोडेट टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू, बताइए ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। एक कॉमन प्रैक्टिस फॉर ए डिजाइन ऑफ हाईवे, हाईवे को हम डिजाइन कर रहे हैं, तो कॉमन प्रैक्टिस के लिए ट्रैफिक वॉल्यूम को कितना कंसिडरिंग किया जाना चाहिए, बताइए। याद रखिएगा, ये जो मेरा 30 आवर्स है ना, इन ए केस ऑफ ए डिजाइन ऑफ हाईवे और फिर कॉमन प्रैक्टिस के लिए जो हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, कितना करते हैं, 30 आवर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए एज ए मेंशन ऑफ 456/2000। ठीक है, IAS कोड से पूछा गया क्वेश्चन है कि ठीक है कि एज ए मेंशन ऑफ 456/2000 एज ए लॉन्ग एज द स्ट्रेस इन ए कंक्रीट, स्ट्रेस इज ऐसे स्ट्रेस इन ए कंक्रीट डज नॉट एक्सीड, स्ट्रेस इन ए कंक्रीट डज नॉट एक्सीड एज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में भी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्रीप में भी, बताइए। इसमें जो बोल रहा है कि जो आपका लॉन्ग स्ट्रेस इन ए कंक्रीट पे एक्सीड कर रहा है, कितना से कम नहीं होना चाहिए, एज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। ठीक है, कितना से कम नहीं होना चाहिए, बताइए, आपका ये कोडल वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो वैल्यू है डज नॉट एक्सीड 1/3। ठीक है, 1/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए इन ए केस ऑफ इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रीप में भी। ठीक है, तो कितना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ सैंड एंड सिल्ट इन अ वाटर, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ सैंड एंड सिल्ट इन अ वाटर अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड लॉन्गिविटी ऑफ ए समरसेबल पाइप, बताइए। एक कोई समरसेबल पाइप है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे घर में जो पानी का कभी कुआं में आप लोग देखे होंगे, कुआं मतलब कुआं समझते होंगे। ठीक है, जो मेरे बिहार झारखंड में जितने भी मेरे ऑडियंस है, जितने मेरे भाई लोग हैं, सब कोई समझते होंगे कि कुआं क्या होता है। कुआं इट मीन्स वेल। ठीक है, तो आप लोग देखें कि उसमें समरसेबुल लोग डालता है पानी में, कुआं पानी के अंदर रहता है वो। ठीक है, नामी से पता हो जाना चाहिए कि समरसेबल पंप, ठीक है, जो कि पानी के अंदर आता है। वो क्या बोल रहा है कि समरसेबल पंप में अगर उसके पंप में जो वहाँ से पानी जो निकलता है, अगर पानी में अगर सैंड और सिल्ट का मात्रा है, ठीक है, देखिए लिख रहे हैं ना, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ सैंड एंड सिल्ट ऑफ इन अ वाटर, अगर पानी में सैंड और सिल्ट का मात्रा है तो ये जो अफेक्ट करेगा समरसेबुल को, वो क्या अफेक्ट करेगा इसका। ठीक है, क्या उसका इफिशियंसी, पंप का इफिशियंसी को इम्प्रूव कर देगा, एलवेज नहीं, वो पंप का इफिशियंसी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इसके पानी में क्या है, सैंड और सिल्ट मिला हुआ है, जिसके कारण इसका जो इफिशियंसी है कम कर देगा। ठीक है, क्या हैज़ नो इफेक्ट, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, ये भी गलत है। ठीक है, काउजेज वियर एंड टीयर ऑन ए पंप कंपोनेंट, एकदम सही है। अगर मेरे जब पंप में, समरसेबल पंप में मेरा अगर सैंड और सिल्ट पानी में मिला हुआ है, ठीक है, तो जिसके कारण मेरा जो पाइप है, जो मेरा पाइप है, पर पाइप को ये तोड़ भी सकता है, पैम्प मतलब समरसेबल का जो कंपोनेंट है उसको तोड़ सकता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ कि वियर एंड टीयर। ठीक है, वियर एंड टीयर तोड़ फोड़ सकता है। ठीक है, और ये फोर्थ ऑप्शन क्या है कि इंक्रीज वाटर फ्लो रेट, एलवेज गलत है ये भी। एलवेज जब मेरा पानी में आपका सैंड और सिल्ट प्रेजेंट है तो इफेक्ट क्या करेगा, उसका जो फ्लो रेट है उसको कम करेगा, ना कि इंक्रीज करेगा। ठीक है, इट मीन्स ये भी ऑप्शन है जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट। बताइए जी, फुल टॉस है। फुल टॉस इट मीन्स सीधा पार करना है, एकदम रोकना नहीं है। कहाँ रुकिएगा बॉल? सीधे सलम टेस्ट में, मतलब सीधा सही होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ओ यार, बताइए। एट ए रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इतना दिया गया है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल, मतलब सूरजमुखी का तेल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अल्कोहल 0.8 दिया हुआ है, ये 0.92 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एबव द इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए कि इनमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया आपका, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया है। एन वाइल दैट फ्लोट इन अल्कोहल विल बी श्योरली फ्लोट इन ए सनफ्लावर ऑयल। क्या ये सही है? देखिए तो ये स्टेटमेंट कि एन वाइल दैट फ्लोट इन अल्कोहल, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन अल्कोहल, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरा अल्कोहल में तैर रहा है, ठीक है। अगर वो अल्कोहल में तैर रहा है, मतलब फ्लोट कर रहा है, तो क्या वो श्योर है कि वो आपका सनफ्लावर ऑयल में मतलब सनफ्लावर ऑयल में वो भी तैरेगा, फ्लोट करेगा? एकदम सही है। अब बोलिए कैसे सही है? देखिए आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल, अल्कोहल में जो कर रहा है, अल्कोहल में अगर मेरा कोई बॉडी तैर रहा है, इट मीन्स कि वो सनफ्लावर में भी तैरेगा। तो आप लोग जानते हैं कि मेरा जो सनफ्लावर का जो मेरा मैं क्या बोल सकते हैं इसका, जो ये जो होता है बहुत डेंस होता है। आप लोग सनफ्लावर का तेल देखे होंगे, बहुत डेंस होता है, ठीक है। डेंस होता है, इट मीन्स जब वो अल्कोहल में तैरेगा, इट मीन्स वो सनफ्लावर में भी तैरेगा। अल्कोहल भी दिखता है आप लोग डेंस डेंस टाइप में होता है, ठीक है। इसमें लोग थोड़ा पानी मिला के पीते हैं, तो ये भी थोड़ा डेंस होता है और ये भी डेंस होता है, जिसके कारण जब मेरा ऑब्जेक्ट अल्कोहल में तैर रहा है, इट मीन्स वो सनफ्लावर में भी तैरेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। दूसरा देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन ए सनफ्लावर वाइल श्योरली फ्लोट इन फ्रेश वाटर, एकदम सही है। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट मेरा सनफ्लावर वाइल में जब मेरा तैर रहा है, इट मीन्स क्या वो पानी में भी तैरेगा? एकदम पानी में तैरेगा, ठीक है, एकदम पानी में तैरेगा, ठीक है। तो ये मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। और थर्ड देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन फ्रेश वाटर, ठीक है, दैट एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन फ्रेश वाटर विल बी श्योरली फ्लोट इन अल्कोहल। नहीं, वाटर और अल्कोहल इसमें दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपका डेंस नहीं है, ठीक है। वाटर भी आपका, इसका भी देख रहे हैं आप लोग, देखते हैं ये वाटर तो तुरंत फैल जाता है, ये भी फैल जाएगा, ठीक है। वाटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ देखिए अल्कोहल और सनफ्लावर है, यहाँ क्या है, सनफ्लावर और फ्रेश वाटर है, ठीक है। इस कंडीशन में बन रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। इट मीन्स ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टोटल एरिया सोन under various crop during the whole agricultural year, counting the year as many times as the number of crops grow in a same land is called known as, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। टोटल एरिया में जो हम लोग क्रॉप लगाए हैं, सोन मतलब लगाए हैं, ठीक है, अंडर ए वेरियस क्रॉप, ठीक है। अगर वेरियस क्रॉप हम लोग लगाए हैं फॉर होल एरिया में, होल एरिया एग्रीकल्चरल ईयर, काउंटिंग एरिया दैट मेनी टाइम्स, जो कि मेनी टाइम्स उसको काउंट किया जा रहा है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताइए जी, अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ मच इज द स्पेसिफाइड एवरेज मिनिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास थर्ड फ्लोरिंग टाइल्स। बताइए फ्लोरिंग टाइल्स के केस में मिनिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ आपका कितना होता है इन ए क्लास थर्ड के लिए? बताइए, जो कि IS 1478 में दिया गया है कि मिनिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए क्लास थर्ड का इन ए केस ऑफ ए फ्लोरिंग टाइल्स, कितना होता है? याद रखिएगा, क्लास थर्ड के लिए जो आपका होता है कितना होता है मिनिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ? 2.5 mm
2.5 न्यूटन पर एम एम विड्थ, ठीक है। और यही पूछेगा किसी क्लास 2 के लिए, क्लास 2 रहेगा तो इसका कितना होता है 3.5 न्यूटन पर एम एम विड्थ होता है, ठीक है, क्लास 2 के लिए। लेकिन क्लास 3 के लिए कितना होता है 2.5 mm, सॉरी 2.5 न्यूटन पर एम एम विड्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि बताइए, फुल टॉस है जी मेरे भाई लोग, जितने भी मेरे भाई लोग, फुल टॉस है, सीधे मारना है बाहर। अस्किम्पटम्स बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी इज वैलिड फॉर, बताइए अस्किम्पटम जो बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी है ये वैलिड किस में होता है, सील्ड सॉइल में, सैंडी सॉइल में, ग्रेवल सॉइल में, या फिर क्ले सॉइल में। एलओ याद रखिएगा, जो आपका अस्किम्पटम बियरिंग कैपेसिटी होता है एलओ आपका क्ले सॉइल में वैलिड होता है, ठीक है। किसमें, क्ले सॉइल में वैलिड होता है। बताइए इफ आर एल, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग बनाइए, कितना देखिए आपको इसका आंसर क्या होगा, आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक मान के चलिए और मेरा ये है स्टाफ है जिसका ये 4 साइड हो गया, जिसे कितना दिया 4 साइड 1.870, बैक साइड कितना दिया है मेरा 1.215 दिया है। ये मेरा बेंच मार्क कितना दिया है, इसका बेंच मार्क 100 दिया है। हमको पूछ रहा है कि 4 साइड का बेंच मार्क कितना होगा, ये पूछ रहा है मेरा, ठीक है। देख रहे हैं ना, आर एल ऑफ 4 साइड, सॉरी आर एल निकालना, आर एल ऑफ 4 साइड निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एच आई इक्वल टू क्या होता है आर एल प्लस बी एस, ये तो आप लोग अच्छा से जानते हैं, ठीक है। अब जब हमको बी एम निकालना है, क्या निकालना है हमको, इसका आर एल निकालना है, ठीक है। आर एल निकालना फॉरवर्ड स्टेशन का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि आर एल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन का कितना होगा, एच आई माइनस एफ एस, फॉरवर्ड स्टेशन का मतलब 4 साइड का स्टेशन माइनस होगा ये, ठीक है। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पहले हम लोग एच आई निकाल लेते हैं। एच आई मेरा कितना हो जाएगा, आर एल मेरा कितना दिया, आर एल मेरा ये 100 है, प्लस बी एस कितना है जी 1.215, कितना हो गया ये 1.102, 102 है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 102.2, अरे 101 ना यार, कितना हो गया ये 101.215, 101.215 मेरा हो गया एच आई। और हमको निकालना है क्या, आर एल ऑफ एफ एस निकालना था। मेरा एच आई को हम यहाँ पुट कर देंगे 101.215 माइनस 1.7 सॉरी 87870, क्या हो गया 1.870 निकालिए। तो देखिए तो सीधे माइनस कीजिएगा, 5 में से 5 हो गया, 5 इसमें ये तीनों में है, 101 में से 1 गया तो 1 हो गया, 100 में से जो 99 जाएगा, 99 इसका आंसर होगा 99.345 इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। बताइए इन केस ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, in a case of synthetic unit hydrograph which of the following relation was suggested by a cinder relating a standard duration with a basin lag is hours tp, ठीक है। तो बताइए इसका सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू कितना होता है, d इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 11 टीपी, ठीक है, याद रखिएगा d इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 11 टीपी, आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इफ ए लोड इज ट्रांसमिटेड बाय ए बोल्ट और रिवेट, ठीक है, मतलब कोई लोड है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से, बोल्ट से हो रहा है या फिर वो रिवेट से हो रहा है, थ्रू ए सम बट नॉट ए ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर, मतलब फिर मतलब जो लोड ट्रांसफर हो रहा है ओनली फॉर बोल्ट और रिवेट, बोल्ट से हो रहा है चाहे वो रिवेट से हो रहा है, लेकिन पूरी एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऑफ द मेंबर से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। द इफेक्टिव एरिया ए एन ए होगा, ए इफेक्टिव एरिया इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग नेट एरिया एंड द रिडक्शन कोफिशिएंट यू एज, बताइए क्या होगा, फॉर्मूला बताइए इससे क्या होगा, इफेक्टिव एरिया इक्वल टू इफेक्टिव एरिया इक्वल टू होगा, इफेक्टिव एरिया इक्वल टू क्या होगा, याद रखिएगा इफेक्टिव एरिया इक्वल टू जो होगा आपका क्या हो गया, रिडक्शन कोफिशिएंट इनटू नेट एरिया, रिडक्शन कोफिशिएंट इनटू नेट एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फुल टॉस है, फुल टॉस सीधे बाहर, छक्का मारना है इसमें, सिक्स, सिक्स मारिए इसमें। ये क्वेश्चन को बताने लायक नहीं है। मैक्सिमम इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो किसके केस में पूछ रहा है? विंड लोड और सिस्मिक लोड के केस में कितना? 180। ये सब क्वेश्चन को बताना थोड़ी, ये सब अपने बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जनरल रिक्वायरमेंट्स इन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग ए आरसीसी रोड, ठीक है, मतलब कोई एक आरसीसी रोड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि सिंगल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक कोई रोड बन रहा है आरसीसी का, रिजिड पेमेंट, एक रिजिड पेमेंट बन रहा है, जिसमें बोल रहा है कि हमको इसमें सिंगल सिंगल रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है, सिंगल लेयर इन्फोर्समेंट, समझ रहे हैं ना? सिंगल लेयर मतलब एक ही लेयर, दोनों साइड से नहीं रहेगा, एक लेयर रहेगा, ठीक है। तो एक लेयर हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो उसको हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे? जो मेरा पेवमेंट होगा, जो मेरा रोड होगा, रोड के कहाँ प्रोवाइड करेंगे? क्या वो नियर द बॉटम रहेगा ऑफ द स्लैब, या फिर नियर द टॉप ऑफ द स्लैब रहेगा, या फिर एट द मिडिल ऑफ द स्लैब रहेगा? बताइए बताइए, कहाँ प्रोवाइड करेंगे? याद रखिएगा, जब भी कोई आपका आरसीसी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है रोड बनाने के लिए, ठीक है, तो एलवेज जो हम अगर सिंगल लेयर का रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एलवेज दोनों के मिडिल पोर्शन में हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एट द मिडिल पोर्शन, याद रखिएगा, एट द मिडिल पोर्शन। तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। विच वार्नर सिग्नल इज फर्स्ट सीन बाय ए ड्राइवर इन ए रेलवे स्टेशन इज नोन एज, बताइए। रेलवे ड्राइवर के द्वारा रेलवे स्टेशन में फर्स्ट सिग्नल देखा जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट सीन किया जा रहा है फर्स्ट सिग्नल को, तो उस सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या वो डिस्क सिग्नल है, क्या वो होम सिग्नल है, क्या वो आउटर सिग्नल है, या फिर आपका राउटिंग सिग्नल है? बताइए। याद रखिएगा, जब भी आपका रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ा है और ड्राइवर के द्वारा जो देखा जा रहा है फर्स्ट, मतलब सबसे पहला जो सिग्नल देखा जाता है, उस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर सिग्नल बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं उसको? आउटर सिग्नल। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बताइए, ये क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं? सेम क्वेश्चन कराए हैं, देखिएगा पीछे वाला सीट में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए क्या है ना कि आपका 2 से 4 क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेट से मैच करता रहेगा। अब प्रीवियस सेट से मैच करने का मतलब मेरा शौक नहीं है, शौक मेरा ये कहना है कि अगर प्रीवियस में जैसे इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें लोग अधिकतर मतलब कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि नहीं, 1 2 4 क्वेश्चन अगर रिपीट भी करेगा तो फिर से वो प्रीवियस, अगर ये क्वेश्चन हम 1 2 क्वेश्चन दूसरा सेट में अगर डाल देंगे, जैसे हम पहला सेट बनाए उसमें 4 क्वेश्चन हमको लगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको अगला सेट में पेस्ट कर दें, ताकि क्या होगा कि अगर मेरे जितने भाई लोग हैं वहाँ पर अगर भूलते होंगे, अब वहाँ एक बार पढ़ लेंगे, एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, गलती होने के चांसेस एक जरा भी नहीं है। जब हम आपको बोले हैं कि जब हम 4 बार हम रिपीट कर सकते हैं, 5 बार आपको भी रिपीट करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, मेरा एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ऐसा ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा ऐसा क्या, मतलब जितना भी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी जेई का मेंस हो, डीडीए जेई हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन का कि ये जो चैनल है बेसिकली आपका एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, ठीक है, एमसीक्यू का प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिए, अभी फिलहाल में एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था, ठीक है, मैं उसमें बताता हूँ, उसमें लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया है कि आप लोग सर हमको थोड़ा मतलब एमसीक्यू पे कमांड करना है, क्योंकि थियोरी लोग पढ़ते ही हैं, थियोरी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सब जगह से पढ़ते हैं, 3 साल पढ़ के आए हैं, कोई डिप्लोमा से आता है, कोई बीटेक से आता है, लोग थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ के आता है, लेकिन एमसीक्यू के अभाव में 1 2 एग्जाम का एमसीक्यू लगा लेते हैं, पता चलता है कि एग्जाम उनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये चैनल ओनली फॉर डेडिकेटेड है एमसीक्यू के लिए। अगर वैसा जरूरत रहा कि नहीं थ्योरी अगर भी कराया जाए तब मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो फिलहाल में अभी ट्रेंड चल रहा है ओनली फॉर एमसीक्यू पे कमांड करना है, ठीक है, कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं एमसीक्यू पे दम, उसके दम सब लफ्ज पे रहेगा, ठीक है। हम बोल रहा हूँ कि जब हम एक बार यहाँ पे आपको क्लास में बता रहा हूँ, आपने से आप 1 से 2 बार और जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल स्टेटमेंट वाले भी हैं, फॉर्मूला बेस भी है, न्यूमेरिकल भी है, कुछ फुल टॉस वाले भी क्वेश्चन है, मतलब मिक्स क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मेरा हम पढ़ रहे थे ये मेरा बीटीएससी में नहीं आएगा, चाहे ये रेलवे जेई में नहीं आएगा, चाहे ये एसएससी जेई में नहीं आएगा, चाहे मेरा ये यूपी ट्रिपल एससी जो जेई आया है लेक्चरर वाला पोस्ट है उसमें नहीं आएगा,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए मेंस के लायक ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन का अगर आप लोग नहीं सॉल्व कीजिएगा तब तो कैसे होगा। अब उस और रटा रटा ये वाला थोड़ा सा चेंज हो चुका है ट्रेंड। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अभी चल रहा है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पे चला गया है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, देख लीजिए, सारा अब क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, अब पहले वाला नहीं कि ब्रिक का साइज पूछ रहा है तो वही चलेगा, नहीं। अब थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्डाइज भी चेंज कर दिया है, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा मतलब बढ़ा दिया है। तो देखिए, जैसे जैसे सब चीज़ का चेंज, मतलब जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, उस तरह अपना आपको भी ढलना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर में बताया हुआ हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ। क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेट दैट इन ए स्टडी फ्लो, एकदम सही है, फ्लो प्रोसेस थ्रू ए कंट्रोल वॉल्यूम इन ए इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर इक्वल। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है आपका इनवर्ड फ्लो और इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, जो कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है, जो कि स्टेटमेंट नंबर ए है, जो कि करेक्ट है। सेकंड देखते हैं क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो आप लोग कभी भुलाइएगा नहीं, ये तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, दोनों इनकरेक्ट, इनमें से कौन दोनों इनकरेक्ट है। क्या ये दोनों इनकरेक्ट है, क्या दोनों सही है, तो इनकरेक्ट बोल सकते हैं। इसमें कौन सा होगा सही, बोथ ए बी होगा या फिर नाइदर ए एंड बी होगा। तो याद रखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इट मीन से नाइदर ए एंड बी होगा। ठीक है, नाइदर ए एंड बी, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बताइए, ए डिसकंटिन्यूटी और जंप इन ए शेयर फोर्स डायग्राम अकर्स वेन एवर ए बीम इज लोडेड बाई। बताइए, ये कोई एक बीम है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी जंप कर गया। ठीक है, मान के चलिए मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और बोल रहा है कि मेरा इसका जो डायग्राम बनाया है, ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम अचानक यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप से आता है और अचानक यहाँ से जंप कर जाता है। ठीक है, चाहे वो नीचे आएगा चाहे यहाँ से ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ से जंप करके स्टेप से ऐसे आएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, फिर इसी तरह से आएगा। और यहाँ से जो जंप किया ना, इट मीन्स यहाँ पर क्या कुछ लोडिंग होगा, यहाँ कुछ लोड होगा इस बीम पे, तभी तो यहाँ से ही जंप किया है। तो इट मीन्स क्या, वहाँ पर होगा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जंप कर रहा है। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीम इज लोडेड बाई कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, बीम इज लोडेड बाई कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज करेक्ट। बताइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में चार स्टेटमेंट दिया गया, चार ऑप्शन दिया गया, बताइए कि इनमें से कौन सही है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार करते हैं। आप लोग बताइए, आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइए जी। ठीक है, ये मेरा क्या है, टरबाइन है, यहाँ कोई टरबाइन है यहाँ पे, और यहाँ जो मेरा है, ये मेरा क्या है, कंट्रोल बल्ब है। क्या है, कंट्रोल बल्ब है। और यहाँ जो मेरा लगा हुआ है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है सर्ज टैंक। क्या है मेरा, क्या सर्ज टैंक है, और ये सर्ज टैंक है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे थे पेनस्टॉक। क्या है, ये पेनस्टॉक है, ये मेरा क्या है, रिजर्वायर है, रिजर्वायर है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा रिजर्वायर है। चलिए देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो कि करेक्ट है। ठीक है, देखिए तो क्या हो रहा है कि द ड्राफ्ट ट्यूब, यहाँ तो ड्राफ्ट ट्यूब का कोई तो फंक्शन ऐसा है नहीं। ठीक है, हम लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन, पेनस्टॉक मेरा है, पेनस्टॉक कैरी द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर टू द टर्बाइन। पेनस्टॉक कैरी द वाटर, पेनस्टॉक जो कि है पानी कैरी करता है कहाँ से, रिजर्वायर से, फ्रॉम दी वाटर कैरी फ्रॉम रिजर्वायर टू दी टर्बाइन, एकदम सही है। पानी जो है, पेनास्टॉक जो है क्या है, एक लॉन्ग डायमीटर वाला पाइप है जो कि वाटर कैरी करता है कहाँ से, वाटर कैरी करता है कहाँ से, रिजर्वायर टू द टर्बाइन से। ठीक है, टर्बाइन से रिजर्वायर तक वाटर को कैरी करके रखता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपका यही स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है।
ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब दे दिया है, जो कि इसमें कुछ चर्चा नहीं किया गया इसमें। पेनेस्टो कैरी द वाटर फ्रॉम द टेल रेज टू द रिजर्वायर, एकदम नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। If a unit load move from a left to right on a simply supported beam, the nature of ILD for a reaction is, बताइए। ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और बोल रहा है कि उस पर कोई एक यूनिट लोड लग रहा है, उसके लेफ्ट और राइट में सिंपली सपोर्ट कोई लोड लग रहा है। वही पूछ रहा है कि उसका ILD कैसा बनेगा डायग्राम। ILD फॉर ए रिएक्शन पर ILD का डायग्राम कैसा बनेगा। अच्छा, आप लोग जानते हो कि ILD का डायग्राम मेनली बनता कैसे है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अगर बात किया जाए तो कैसा बनता है। अगर मेरा ये, ठीक है, ये मेरा क्या कैंटिलीवर बीम है, तो इसके मेरा ILD कैसा बनेगा, इसका ILD मेरा कैसा बनेगा, बताइए, इसका ILD कैसा बनेगा जी। कैसा बनेगा इसका, इंक्लाइन बनेगा ना, इंक्लाइन बनता है इंक्लाइन टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेन पर्पस यूजिंग ए बियरिंग प्लेट, बताइए। आप लोग जानते हो कि बियरिंग प्लेट का मेन पर्पस क्या है, ये सब क्वेश्चन इजी है जी। डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर ओवर द वाइड एरिया, एकदम सही है। इलिमिनेट द एडजिंग ऑफ ए वुड स्लीपर, एकदम सही है। प्रिवेंट द वाइडनिंग ऑफ ए गेज ऑफ ए कर्व, एकदम सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंड टू ए क्लियर ब्लॉकेज इन ए पंपिंग कंक्रीट। अच्छा, पंपिंग कंक्रीट कैसा होता है, कहाँ यूज होता है इसका। आप लोग देखोगे जो मेरा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, लाइक 4 तल्ला 5 तल्ला जो बिल्डिंग बनते हैं, उसमें कंक्रीटिंग कैसे होता है। जैसे हमको 5 तल्ला पे स्लैब कास्टिंग करवाना है, तो मेनली जो बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, इसमें जो आपका कंक्रीटिंग किया जाता है, मेनली उसमें जो पंपिंग कंक्रीटिंग किया जाता है। ठीक है, क्या पंपिंग कंक्रीट, आप लोग देखोगे कि एक मतलब एक पंप टाइप में रहता है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर से मेरा कंक्रीट को, मतलब प्रेशर से कंक्रीट को ऊपर ऊपर लेके जाता है। ठीक है, मतलब एक पाइप का सिस्टम रहता है लगा हुआ। ठीक है, नीचे से आता है, फिर जहाँ तक हमको लेके जाना है वहाँ तक पाइपिंग के थ्रू ही जाता है कंक्रीट। ठीक है, उसी के बारे में पूछना कि इनमें से कौन है जो कि गलत है, क्लियर ब्लॉकेज इन ए पंप कंक्रीट। ठीक है, कौन सही नहीं है, सब पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रोडिंग और यूजिंग, देखिए मेनली ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अगर साइड का आपके पास नॉलेज होगा, आप लोग अगर साइड में देखे होंगे अगर कैसे कंक्रीटिंग किया जाता है, ये पाइप का आप लोग पाइपिंग सिस्टम देखे होंगे कंक्रीट का, तो जरूरी ये क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि बाय रोडिंग और बाय यूजिंग स्पॉन्गी बॉल पुश बाय ए कंप्रेस्ड एयर और वाटर एट ए हाई प्रेशर, एकदम सही है। हाई प्रेशर, एकदम ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एकदम सही है। सेकंड देखते हैं कि ए बाय शॉर्टनिंग द पाइपलाइन एंड द रीस्टार्टिंग पंपिंग, बाय शॉर्टनिंग द पाइपलाइन एंड रीस्टार्ट पंपिंग, एकदम सही है। ठीक है, थर्ड देखते हैं कि बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्सिंग पंपिंग, एकदम सही है। बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स पंपिंग, एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि बाय पंपिंग द अनब्लॉकर मैनुअली इनटू ए पंप लाइन, एकदम गलत है। अगर मेरा पाइप में कहीं ब्लॉक हो गया, अनब्लॉकर को क्या बोल रहा है कि बाय पुशिंग द अनब्लॉकर मैनुअली, कभी नहीं, क्योंकि इसमें देखिए एक तरह से हाइड्रोलिक पंप के जैसा काम करता है, भले इसमें हाइड्रोलिक नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ये तो एक तरह से प्रेशर के थ्रू इसमें कंक्रीट फ्लो करता है, कंक्रीट बनता है। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन जो बोल रहा है क्या, बाय पुशिंग द अनब्लॉकर मैनुअली इनटू द पाइपलाइन, मैनुअली नहीं होगा ये, यहाँ मैनुअली लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, कभी भी मैनुअली नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा जो 4 ऑप्शन है ये नॉट रिकमेंडेड है, 4 ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि इसमें नॉट बोल रहा है। ये मेरा 3 ऑप्शन है, ये मेरा 3 मेरा सही है। 3 कैसे देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए क्या है कि फर्स्ट मेरा थर्ड क्या है, बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स पंपिंग। देखिए अगर क्या होता है, अगर मेरा पाइपिंग हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कंक्रीटिंग कर रहे हैं और किसी कारण बस अगर जिस जिस फ्लोर में कंक्रीटिंग किया जा रहा है, अगर कंक्रीटिंग में अगर 2 2 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट तक अगर पाइप में कंक्रीट रह गया, ठीक है, अगर वहाँ जहाँ पर हमको कंक्रीट का जरूरत था वहाँ पर कंक्रीट हम लोग लगातार कंटिन्यू हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, दे रहे हैं, अगर वहाँ ज़्यादा हो गया तो अगर 2 मिनट के लिए अगर 1 मिनट के लिए अगर कंक्रीट को पाइप में रोका जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर कंडीशन खड़ा हो जाता है, समझे। कंक्रीट को पाइप में रोक नहीं सकते हैं, वो जैसे आ रहा है उसको जल्दी से फ्लो में निकालिए। अगर अगर कंक्रीट पाइप में रुक गया 1 मिनट के लिए, तो फिर आपको हालत ख़राब कर देगा। सेंस ये है कि पहली बात कि जैसे ही कंक्रीट जहाँ रुकेगा, वहाँ से जिसमें जितने भी कंक्रीट में पानी है, जितना भी स्लरी है, वो सारा वहाँ से मतलब पानी सारा बहाना स्टार्ट कर, मतलब पानी सब जितने भी, मतलब एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, पाइप में यहाँ कंक्रीट पूरा भरा हुआ है। अब कंक्रीट रुक गया है, प्रेशर से फ्लो नहीं कर रहा, कंक्रीट रुक गया है, ठीक है। कंक्रीट रुकेगा तो यहाँ जो मान के चलिए कि यहाँ पर 2 पाइप का जॉइंट है, ठीक है, 2 पाइप जॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरा कंक्रीट का स्लरी है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब सारा स्लरी पेस्ट के साथ सीमेंट के साथ बाहर निकल जाएगा, बह जाएगा। तो यहाँ बच क्या जाएगा, मेरा बच जाएगा सिर्फ सीमेंट, सॉरी, सैंड बच जाएगा और आपका एग्रीगेट बच जाएगा। जब सैंड और एग्रीगेट बचेगा, उसमें उसमें तो लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सैंड और एग्रीगेट बचा हुआ है, तो लुब्रिकेशन नहीं होगा। तब क्या होगा, जब 1 मिनट तक आप छोड़ दीजिएगा ना, तो पूरा जाम हो जाएगा, वो जाम हो जाएगा। तब क्या होता है कि तब मशीन पे बहुत प्रेशर से हाइड्रोलिक लगाया जाता है, और वैसे भी नहीं ठीक होता है ना, तो फिर सारा पाइप को जो भी जोड़ा जाता है, लंबा लंबा 2 4 फीट का पाइप आता है, 2 फीट का पाइप आता है, पंप कंक्रीट पंपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2 फीट का भी आता है, 4 फीट का आता है। तो इस तरह भी सारा पाइप को खोला जाता है, सारा से भी कंक्रीट को बाहर निकाला जाता है, मतलब ठोक ठोक के हथौड़ी से कंक्रीट को ठोक के बाहर निकाला जाता है। अब फिर जब साफ साफ हो जाता है, तब फिर उसी तरह फिर जॉइंट के थ्रू उसको जॉइंट कर देता है, फिर कंक्रीटिंग स्टार्ट करता है, समझे। इसीलिए जब भी आप लोग देखे होंगे कि जहाँ भी सेल मतलब पंपिंग कंक्रीट किया जाता है, कभी भी रुकना नहीं चाहिए कंक्रीट पाइप में। अगर रुक जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। इसलिए कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली अगर तुरंत तुरंत आते, तुरंत 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 तुरंत, मतलब बहुत क्विक बहुत फास्ट होता है ये काम। जहाँ रुक जाता है ना, तब पूरा हालत ख़राब कर देगा वो, ठीक है। बस यही फंडा था, ठीक है। तो समझ गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। फुलटॉस है जी, पीएच वैल्यू पूछ रहा है कितना। ये सब क्वेश्चन तो आपको रुकना नहीं चाहिए। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। स्टेप पूछ रहा है, स्टेप टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन इन ए बीम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इसका स्टेप बताइए। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के साथ साथ उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले हम लोग फाइंड करते हैं, किसका एक्स एक्सिस किधर है और वाई एक्सिस किधर है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फाइंड करने के बाद, एक्स और वाई फाइंड हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं कि इसका हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं और मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अगर हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के साथ साथ इसका हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकलने के इस बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सपोर्ट रिएक्शन एंड मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं। देखिए पहला क्या, तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर क्या है, स्केच द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बीम एंड इस्टेब्लिश एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3 नंबर का है जी, 3 नंबर ऑप्शन यही है फिल्म। लेकिन हम लोग आगे भी देखते हैं। दूसरा क्या है, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन एंड मोमेंट, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन और मोमेंट कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस मोमेंट का फिर हम लोग एक्सप्रेशन पे इक्वेशन में डाल के फिर हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। मोमेंट का क्वेश्चन से हम लोग एक मोमेंट जो आया है उसको इक्वेशन में डाल करके हम लोग वहाँ से क्या ऑब्टेन करते हैं, डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। फिर जो मेरा डिफ्लेक्शन आता है, फिर डिफ्लेक्शन का वैल्यू से हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन से हम लोग फिर फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, डिफ्लेक्शन और बीम फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या, डिफ्लेक्शन और बीम फाइंड करते हैं। ये जो मेरा डिफ्लेक्शन का वैल्यू आता है, वो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं किसमें, यूजिंग बाय बाउंड्री कंडीशन में। बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद यहाँ से मेरा
डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस है, ये लॉजिक है। ठीक है, इसी तरह याद करना पड़ेगा एक दूसरे से। मैं देखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो ना, जब एक दूसरे से रिलेट कीजिए ना, बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। और रिलेट हो गया तो वो आंसर आपको कभी गलती होने के चांसेस से दूर की बात है, आपको माइंड में वो छप जाएगा। ठीक है, जब माइंड में छप जाएगा तो वो क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और वो क्वेश्चन आपको दिख गया, तो सबसे पहले आप कीजिएगा, समझे ना, सबसे पहले 1 सेकंड के अंदर भी सबसे पहले अगर पूरी तरह से माइंड में एकदम फिगर फिट है कि इसी 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 टाइप से हम पढ़े थे, तो माइंड में जब मेरा फिगर फिट है, इट मीन सबसे पहले आंसर हम करके उसको आगे बढ़ेंगे। कोई टाइम नहीं देना है। जहाँ पर उस क्वेश्चन को किसी और बंदे को टाइम लग रहा है, अगर 10 सेकंड भी टाइम लग रहा है, अगर बहुत अच्छा से पढ़ के आया 10 मिनट 10 सेकंड भी टाइम लग रहा है, आप उस क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में करके आगे बढ़ जाइएगा। समझे, यही अंतर है नंबर ऑफ क्वेश्चन को रिपीट करने का मतलब। देखिए CRRI बताइए, फुलटॉस है जी, फुलटॉस को बताना नहीं है, सीधे आंसर वहाँ के आगे बढ़ जाना है। द वेन्सियर टेस्ट ऑन सॉइल सैंपल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर स्ट्रेंथ कैन बी परफॉर्म बाय, बताइए वेन्सियर टेस्ट हम लोग किस टाइप वेन्सियर टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्या वो लेबोरेटरी टेस्ट है या फिर फील्ड टेस्ट है? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। वेन्सियर टेस्ट जो एलवेज होता है आपका, दोनों होता है, वो लेबोरेटरी टेस्ट भी है और आपका फील्ड टेस्ट भी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, बताइए स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे इससे। स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है एलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ये नहीं मार दीजिएगा कि ये नहीं मारिएगा इंटरसेक्ट एट एन इक्विट एंगल, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 73 2013, which of the following characteristics in a constant for a all grade of a paving bitumen grade, constant for a all paving bitumen grade such as a VG10 VG20 VG30 VG40? बताइए, एक आपका ये IS कोडल है, कोडल वैल्यू है कि जब मेरा VG10 VG20 VG30 का वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ रहा है फॉर क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल ए ग्रेड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका वैल्यू, ये सब पेविंग ग्रेड का वैल्यू कांस्टेंट होता है? क्या वो फ्लैश पॉइंट में कांस्टेंट रहता है, पेनिट्रेशन में कांस्टेंट रहता है, या फिर आपका डक्टिलिटी में कांस्टेंट रहता है, या फिर आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट में कांस्टेंट रहता है? याद रखिएगा, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल ग्रेड ऑफ वैल्यू, जो मेरा कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, फ्लैश पॉइंट में होता है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट में जो मेरा VG10 VG20 VG30 VG40 का जो वैल्यू कांस्टेंट होता है, उसे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लैश पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि when the decay is used to calculate calcium sulfate, when the decay is used to calcium sulfate, the Bratton solution is used to prevent the surface from the further deterioration. The Bratton solution is generally applied on the surface of which material for its preservation? बताइए, ये जो कैल्शियम सल्फेट है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अगर नहीं भी पढ़े हैं ना, तो थोड़ा सा अपने अकल और बुद्धि से ऑप्शन इलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें तो होगा नहीं, ठीक है, क्या कि यहाँ पर बात क्या बोल रहा है, प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, प्लास्टिक होगा नहीं, या फिर आपका टिम्बर होगा, या फिर आपका स्टोन होगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि टिम्बर में जो हम लोग इसमें तो पढ़ते हैं, हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग ये सब होता है, कैल्शियम सल्फेट नहीं होता उसमें। ठीक है, उसमें आपका अलग अलग केमिकल का नाम होता है। ठीक है, कंपाउंड का नाम होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कैल्शियम सल्फेट बोल रहा है, ब्राइटन सोल्यूशन बोल रहा है, उसमें हम लोग क्रिस्टो ऑयल यूज़ करते हैं। आप लोग जानते हैं ना क्रिस्टो ऑयल हम लोग किस में यूज़ करते हैं, मेरा टिम्बर के प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है, जब हम लोग समझ में आ गया कि ये जब हो नहीं सकता है, इसमें हम लोग क्रिस्टो ऑयल यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के लिए, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही ना होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही ना होगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा अगर माइंड लगाए ना, आराम से वो सही होगा, गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। जब हम एक हम लोग हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक हाईवे हम लोग बना रहे हैं, तो हाईवे बनाने के लिए सबसे पहला स्टेज क्या होना चाहिए? मान के चलिए कि हम लोग पहले कहीं रोड ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई रोड ही बना रहे हैं, तो रोड को बनाने के लिए सबसे पहला बात क्या हम लोग ध्यान में क्या आना चाहिए? सबसे पहले हम लोग तो वहाँ पर साइट क्लियरेंस करेंगे, है ना। सबसे पहले जो मेरा साइड में जो झाड़ी उड़ी है, जो मेरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, पहले उसको हम लोग साइड मतलब क्लीन करेंगे, हटाएंगे वहाँ से, क्या कि हमको उस लोकेशन पे हमको हाईवे बनाना है, रोड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मेरा वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पहले उसको साफ करेंगे, मतलब क्लीनिंग साइट ऑफ ए वर्क और ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वन मेरा 2 में है, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्या करेंगे, मेरा साइट क्लीन हो गया, साइट क्लीन हो गया, अब क्या करेंगे? ड्रेनेज करेंगे क्या? ड्रेनेज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अर्थ वर्क करेंगे। क्या करेंगे? अर्थ वर्क करेंगे, ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लेकिन हम लोग आगे भी देखते हैं क्या करेंगे। हम लोग अर्थ वर्क कर लिए, अर्थवर्क करने के बाद अर्थवर्क कर लिए, अर्थवर्क करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहाँ पर ड्रेनेज का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे पहले, ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटी और कल्वर्ट प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे? कल्वर्ट प्रोवाइड करेंगे। कल्वर्ट प्रोवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड इट्स शोल्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? इस टाइप से अगर जब एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा ना, बहुत मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फेनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग हायर स्ट्रेस नियर द ज्वाइंट ऑफ ए वेब एंड लोअर स्ट्रेस एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द वेब। मान के चलिए कि मेरा ये कोई एक टी बीम है, ठीक है। क्या है मेरा एक टी बीम है। फिगर पे थोड़ा सा नहीं गौर कीजिएगा, अरे यार भरोसा नहीं है। थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं ना, आप लोग फिर बोलिएगा कि फिगर किस टाइप से बनाए। इसका फ्लैंज इतना बड़ा कर दिए, वेब छोटा कर दिए, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, आराम से पढ़िएगा। द फोनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग हायर स्ट्रेस, ठीक है, नियर द जंक्शन, ये है, ये इसको जंक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? जंक्शन। नियर द जंक्शन ऑफ ए वेव, मेरा ये क्या है? ये मेरा फ्लैंज है, ये मेरा वेव है, ठीक है। दोनों का जंक्शन ये हुआ, ठीक है, दोनों का जंक्शन ये हुआ। नियर द वेव, नियर द जंक्शन ऑफ ए वेव एंड लोअर स्ट्रेस एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द वेव, लोअर स्ट्रेस एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द वेव। जैसे ही इस जंक्शन से जैसे हम इधर हटेंगे, मेरा स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा, लेकिन इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस हायर स्ट्रेस यहाँ पे होगा, लेकिन जैसे ही आपका इधर से ही हटेंगे तो मेरा वैल्यू कम होगा, स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि लोअर स्ट्रेस कहाँ गया जी? लोअर स्ट्रेस एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द वेव ऑफ ए स्टील बीम इज नोन एज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को एलवेज हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर लेग। अरे यार क्या बोलेंगे? शेयर लेग बोलेंगे, याद रखिएगा, एलवेज शेयर लेग बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिक आउट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन गलत है? ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में दिया गया है, बताइए ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में इनमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है? आप लोग ट्राइएक्सियल टेस्ट से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ठीक है। जो सॉयल मैकेनिक्स का पार्ट है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, ट्राइएक्सियल टेस्ट है, आप लोग पढ़े होंगे। बताइए इनमें से कौन गलत है? देखते हैं पहला क्या है कि द स्पेसिमेन इज ए फ्री टू फॉल द वीकेस्ट प्लेन। द स्पेसिमेन इज फ्री टू फॉल ऑन ए वीकेस्ट प्लेन, ये मेरा सही है। दूसरा देखते हैं, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए फेलर प्लेन इज यूनिफॉर्म, ये भी मेरा सही है। द apparatus इज ए सिंपल कॉम्पैक्ट एंड इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव तो यहाँ तक सही है, लेकिन ये जो लिख रहा है कि सिंपल है, एकदम गलत है। ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, ये जो अपरेटस है ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो मेरा डायरेक्ट शेयर टेस्ट है वो मेरा सिंपल है, ठीक है। जो कि ये मेरा स्टेटमेंट ऑप्शन गलत है। ये देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है कि द टेस्ट इज सुटेबल फॉर एक्यूरेट एंड रिसर्च वर्क, एकदम सही है, एक्यूरेट फॉर रिसर्च वर्क के लिए। लेकिन जो इसमें गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है।
ठीक है जी, सी इज ए रॉन्ग आंसर, मतलब वही करेक्ट है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक क्लोज कंड्यूट, बताइए अभी जस्ट मैं पीछे आपको बताया था जिसमें ये हम लोग क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लांट था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था जी, जो फिगर फिगर बना के मैं बताया था जिसमें पेनस्टॉक था, पेनस्टॉक था आपका, टरबाइन था, रिजर्वायर था, उससे हम लोग यहाँ क्या पूछ रहा है, ए क्लोज कंड्यूट फॉर ए सप्लाई वाटर अंडर प्रेशर इज नोन एज पेनस्टॉक। पेनस्टॉक तो पूरी तरह से क्लोज रहता है ना, क्लोज रहता है, तो उसी को बोल रहा है कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसे पेनस्टॉक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। बताइए आइडेंटिफाई द एसिड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग बिलो लिस्ट, बताइए इनमें से कौन सा रॉक है जो कि एसिड का टाइप है, ठीक है, एसिड का टाइप है, बताइए डोलोराइट, रियोलाइट, पीरियोडोटाइट या फिर आपका गैब्रो। याद रखिएगा जो मेरा एसिड टाइप है, पीरियोडोटाइट जो होता है वो एलवेज क्या आपका होता है, एसिड टाइप होता है, ठीक है। इग्नियस रॉक, ये चारे आपका इग्नियस रॉक है, ये चार आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि एसिड टाइप, एसिड टाइप पूछेगा तो आप पीरियोडोटाइप मारिएगा, ठीक है, ठीक है, क्या मारिएगा, पीरियोडोटाइप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेट कन्वर्जिंग स्ट्रीम लाइन डिनोट, स्ट्रेट आप लोग जानते हो क्या, स्ट्रीट लाइन सॉरी स्ट्रीम लाइन हो गया, स्ट्रीक लाइन हो गया, पाथ लाइन हो गया, इससे आप लोग अच्छे से मतलब रूबरू होंगे, फ्लूइड का पार्ट है जो कि अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए कि स्ट्रेट कन्वर्जिंग स्ट्रीम लाइन डिनोट्स, वो क्या डिनोट करता है, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। देखिए ये भी कुछ ना ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली मार सकते हैं, इतना तो समझदार जरूर है कि ये वाला रियल आप लोग नहीं मारिएगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि इसमें स्ट्रीम लाइन बोला गया, इट मीन्स इसमें टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना, दो ऑप्शन। अब देखते हैं क्या है कि स्ट्रेट कन्वर्जिंग स्ट्रीम लाइन, क्या उसमें नॉर्मल स्ट्रेस है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, एकदम नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। बताइए इसमें चार ऑप्शन दिया है, मैं आपको कैसे बताया हूँ, अगर मैच दी फ्लोइंग रहे या फिर दो से चार ऑप्शन तक कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें चार गो स्टेटमेंट दिया गया हो, या फिर आपका चार गो आपका स्टेटमेंट रहे, या फिर आपका मैच दी फ्लोइंग जो कि आप लोग देखते हैं बराबर बनाए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताया हूँ, सारा आप लोग सेट देखें उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, कौन आपको मैं बराबर हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमको कौन से क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन तो सबको सॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सब जितना भी, ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन ईजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करेगा, ठीक है। आपको सॉल्व करने के लिए एक अलग तरीके से क्या क्या होना चाहिए, जो कि मतलब जो एक जो टॉपर, समझ रहे ना, टॉपर टॉपर क्या इसमें अप्रोच लगाता है जो बहुत कम समय में और एक्यूरेट आंसर करके निकल जाता है, बताइए। देखिए टॉपर क्या टॉपर मतलब स्ट्रेटजी लगाता है, क्या अपना इसमें टेक्निक लगाता है सॉल्व करने के लिए। मान के चलिए कोई एक टॉपर कोई है, ठीक है, जिसके सामने चार गो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, उसका माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक करेगा, उसका माइंड में सबसे पहले ये क्लिक करेगा कि इसमें से चारों में से सबसे पहले कौन उसको आता है जो कि एकदम एक्यूरेट सही होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर भाई टॉपर है या फिर कोई मान के चलिए एक मतलब कॉलेज का स्टूडेंट है और इसको सॉल्व करना चाहे, कॉलेज स्टूडेंट छोड़ दीजिए, जो अभी तैयारी कर रहा है, जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसको भी ये क्वेश्चन देंगे ना तो अभी 10 सेकंड से 15 सेकंड टाइम ले लेगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आपको 10 सेकंड से भी ऐसे क्वेश्चन में टाइम कम देना है, कब, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा तब। और दूसरा बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने से, समझ गए दोस्तों। देखिए इसमें हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेरा सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, देखेंगे ऑप्शन नंबर जो चारों में से सबसे छोटा ऑप्शन होगा, ये वाला हमको दिख रहा है, ठीक है। देखेंगे क्या है कि लिस्ट काउंट ऑफ सर्वेयर कंपास इज 30, कितना होता है 15, ये गलत हो गया। देखते हैं सी किसमें फॉल्स दिया हुआ है जी, सी इसमें फॉल्स है और मेरा डी में फॉल्स है, इसमें ट्रू है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन मेरा छटा गया, दो ऑप्शन मेरा छटा गया ना। अब मेरा दो को बचा हुआ, अब देखते हैं पहला देखते हैं,
पहला क्या है, द क्युमुलेटिव एरर। द क्युमुलेटिव एरर के बारे में हाँ हमको पता है क्युमुलेटिव एरर क्या होता है। द क्युमुलेटिव एरर इन द चेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, एकदम गलत है। क्युमुलेटिव एरर जो बोल रहा है, क्युमुलेटिव एरर जो होता है, एरर जो होता है क्या ये डायरेक्टली, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ होता है, एकदम गलत है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर नहीं होता, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, ठीक है, क्या लेंथ होता है, जो कि इसमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, मतलब ये गलत हो गया। समझ में आ गया। देखते हैं फर्स्ट मेरा गलती होना चाहिए, फर्स्ट मेरा किस में गलती है, ये दो ऑप्शन में, इसमें ट्रू है, ये नहीं होगा, ये और हो जाएगा। समझ गए। इस टाइप से 10 सेकंड के अंदर बनाने का ये तरीका हुआ, जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़बरदस्त होगा। इसीलिए बोलते हैं आप लोग चैनल से जुड़े रहें, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन क्या आपको मेंस का क्वेश्चन है, वो आपका एसएससी मेंस, एसएससी में ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए, बताने की जरूरत है क्या जी, ये सब हलवा क्या बताएंगे, ये सब आप लोग हीरो हैं। बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इन ए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर इफ्लुएंट व्हेन डिस्चार्जिंग इनटू इनलैंड सरफेस, इनलैंड रिवर एंड स्ट्रीम। अगर कोई अकॉर्डिंग है सीपीसीबी, ठीक है, कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो पूछ रहा है कि सीओडी का वैल्यू कितना होगा इन केस ऑफ है इनलैंड रिवर और स्ट्रीम में। इनलैंड रिवर और स्ट्रीम में क्या है जी, सीओडी की वैल्यू कितना होता है इन केस ऑफ इनलैंड के केस में। याद रखिएगा, इनलैंड के केस में जो आपका सीओडी का वैल्यू होगा कितना होता है, 250। कितना होता है, 250, याद रखिएगा। ये इसका एक टेबल है, ठीक है, जो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए इसका ये कैसे सॉल्व होगा, क्या पूछ रहा है, द हाइड्रोलॉजिक रिस्क इज 100 ईयर फ्लड अकरिंग ड्यूरिंग 2 ईयर सर्विस लाइफ। क्या निकालना है, हाइड्रोलॉजिकल रिस्क निकालना है, ठीक है। बताइए आर इजकल टू क्या होता है, 1 - 1 - 1/t ये तो आप लोग जानते हैं इस फार्मूला को। चलिए वैल्यू बैठाइए, 1 - 1 - 1/t, टी कितना है 100 ईयर के पावर 2, 1 - 1 - 0.01 के पावर 2। समझ में आ गया। फिर 1 माइनस, इसको जब माइनस कीजिए कितना होगा, 0.99 का स्क्वायर, 0.99 का स्क्वायर कितना होगा, 1 - 0.9801, ये मेरा स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.199, ये मेरा कितना है 0.1099, ठीक है। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.99%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, डी इज करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, बस वैल्यू बैठाइए आंसर लाइए, ठीक है। बताइए, व्हाट इज द परमिसिबल वेलोसिटी फॉर ए बॉर्डर लाइनिंग। बॉर्डर लाइनिंग के लिए कितना होता है, 1.5, 1.8, 2.4 बॉर्डर के लिए, स्टोन के लिए, स्टोन बोले या फिर बॉर्डर बोले, दोनों के केस में कितना होता है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही केस आपको पूछ देगा क्या, ब्रिक क्या था, बर्न के लिए, बर्न थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं यार, ऐसे नहीं करना है, भाई लोग ही पढ़ेंगे ना। बर्न्ट क्ले टाइल या फिर ब्रिक टाइल, इसका जो आपका वेलोसिटी होता है 1.8 मीटर पर सेकेंड होता है। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, इसमें कितना होता है 2.7, 2.4, 2.7 यार, यही तो हमको सही याद था, 2.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको क्या है, स्टोन ऑफ बोल्डर के किस्म बोला है 1.5 इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए
दो स्टेटमेंट दिया गया है, बताइए कैसे सोल्व करेंगे इसको हम लोग। चलिए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए क्या है, इन ए कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, कंबाइंड वाटर कैरेज सिस्टम, लार्ज साइज सीवर आर रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम एज कम्पेयर टू द सेपरेट सिस्टम। एकदम सही है, बोल रहा है कि मेरा एक जो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है जिसका साइज जो होता है लार्ज साइज है, लार्ज साइज उसका जो है लार्ज है एज कंपेयर किसके कंपेरिजन में, सेपरेट सीवरेज सिस्टम के कंपेरिजन में। एकदम ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। फॉल सीवर मतलब जो दुर्गंध, जो गंदगी जिसे मतलब बहुत बदबू जैसा महक आता है, गंदा, जो आप लोग जानबे करते हैं सीवर का कैसा महक रहता है। वहाँ 5 मिनट जो आदमी खड़ा रह गया मतलब वो बेहोश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल सीवर इज ऑल्सो नोन एज सैनिटरी सीवर, एकदम सही है, एंड इज यूज टू कैरी ए सीवेज फ्रॉम ए बिल्डिंग टू द पॉइंट ऑफ ए ट्रीटमेंट, एकदम सही है। फॉल सीवर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो सैनिटरी सीवर होता है जो कि कहाँ कहाँ से कलेक्ट करता है, ये आपका जितना भी बिल्डिंग्स है वहाँ से सारा सीवेज को मतलब फॉल को मतलब दुर्गंध को कलेक्ट करके उसको डायरेक्ट वो ट्रीटमेंट पॉइंट तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, वो सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर दोनों सही है, मतलब OERB इज ए करेक्ट आंसर। बताइए मिनिमम स्पेसिंग कितना होता है। मिनिमम स्पेसिंग जो हो गया आपका कितना होता है, 2.5 टाइम्स ऑफ ए डाई ऑफ बोल्ट। ठीक है, इसका 2.5 करेंगे कितना होगा, 50, कितना होगा 2.50। बताइए फार्मूला, SI इजकल टू सिंकिंग फंड इजकल टू कितना होता है, I/1 + I के पावर n -1। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये सब में टाइम नहीं देना है, इससे फुल टॉस है। ठीक है, बताइए फुल टॉस है। वाटर वेपर क्रिएट्स ए वेपर कॉल्ड दैट्स मूविंग थ्रू ए एयर, जो कि एयर में घूमने लगता है, एयर में बहने लगता है, उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी क्लाउड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। बताइए डम्मी क्या है। लोग इस क्वेश्चन को गलती भी करेंगे, ठीक है, लोग गलती करेंगे लेकिन गलती नहीं करना है। लोग अधिकतर क्या मारेंगे, डायरेक्ट सरकारी ऑप्शन डी मारेंगे, डी। लेकिन ये क्या हो गया, डी नहीं होगा, डी गलत है। डी कैसे गलती से, देखिए ए डम्मी एक्टिविटी रिक्वायर्ड ए रिसोर्स, एकदम नहीं होता है। डम्मी एक्टिविटी में कोई रिसोर्स नहीं होता, किसी तरह का कोई रिसोर्स नहीं होता है। सेकंड जो बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेड बाई स्टेट बोर्ड, एकदम नहीं। इसको एलवे डमी एक्टिविटी को डॉटेड लाइन में हम लोग दिखाते हैं, ये क्या ये बोल रहा है बोल्ड लाइन में दिखाते हैं, एकदम गलत है। डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम, एकदम सही है। डमी एक्टिविटी के लिए कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। बताइए ये किसका फिगर दिया गया है, स्टील रड है, वुडन पिज है, ऑफसेट रड है, या फिर रेंजिंग रड है। ये लोग मारेंगे क्या पता है, मारेंगे रेंजिंग रड। क्या मारेंगे, रेंजिंग रड, लेकिन रेंजिंग रड नहीं है आंसर, एसेंस क्या है, ऑफसेट रड है। ऑफसेट रड इसका आंसर होगा। ठीक है, रेंजिंग रड नहीं होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एस्बेस्टस डिक्रीज बाय कितना परसेंट से डिक्रीज करता है, एलवेज 10% से डिक्रीज करता है। ठीक है, कितना से, 10% से डिक्रीज करता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एमंग द फॉलोइंग विच मेथड नॉट यूज इन एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। बताइए ट्रस्ट को एनालिसिस करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड को यूज नहीं करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन एलवेज ट्रस्ट के लिए करते हैं, ये भी करते हैं। मैक्लो मेथड, ये तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग यूज करते हैं बीम के केस में, तो इसमें कहाँ दे दिया, ये गलत है, एकदम गलत है। ग्राफिकल मेथड हम करते हैं ट्रस्ट के लिए, ये नहीं करते हैं, सी नहीं करते हैं, तो मेरा सी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें नॉट पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ इलास्टिक फाइबर इज कॉल्ड एज। बताइए, एक होता है आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, एक होता है आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो होता है उसका एग्जांपल क्या होता है आपका, उसका जो होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो मेनली यूज फॉर आपका उसे और किस नाम से जाना जाता है। इसमें यही पूछ रहा है कि अल्सो नोन है, हम अभी आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के एलवेज रैंकाइन थ्योरी भी बोला जाता है, लेमिस थ्योरी बोला जाता है। किसको, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेस, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, स्ट्रेन पूछ रहा है, तो स्ट्रेन के केस में
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, उसे शंट वैकेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इसमें 4 थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, उसके बाद आपका आता है शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, एवरेज शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, मतलब 4 टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ए क्लास 25 क्लास बी के लिए आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? अप टू क्लास 12.5। अगर मेरा क्लास 12.5 तक है, अगर मेरा ब्रिक का क्लास कहाँ तक है? 12.5 तक है, अप टू यहाँ तक है। ठीक है, तो उसमें जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 10 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, अगर इसके ऊपर है, 12 के बाद है, 13, 14, 15, 16, 20, 25 तक गया है, ये क्या कौन क्लास में है? 25 क्लास में। तो 25 क्लास का ब्रिक के लिए जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है कितना होगा? 15। ठीक है जी, ये तो बताने लायक नहीं है क्योंकि आप लोग इस सबको धुआं उड़ा दीजिएगा। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर, अरे यार सेम क्वेश्चन है, 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे अच्छा क्वेश्चन जो कि आप लोग देखे होंगे, सोल्व भी किए होंगे। ठीक है, आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो जरूर देखें भाई, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है आप लोग के लिए। आप लोग का रिकमेंड से मैं इस टाइप से क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन को मैं फ्रेम करके आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो कल ये वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको, तो वीडियो देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल। ठीक है दोस्तों।